हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ। तो अभी आप देख रहे हैं द एग्ज़ाम पोर्टल का जो आप सामान्य विज्ञान का बुक है, मास्टर बुक है। इसमें आपका वन लाइनर दिया गया है, एनसीईआरटी बेसिस है। ये एनसीईआरटी के बुक से सारा वन लाइनर बनाया गया है। क्लास 6 से लेकर 10 तक के एनसीईआरटी को इसमें कंप्लीट किया गया है वन लाइनर के फॉर्म में। और ये आपका हर एक क्लास का चैप्टर वाइज है। जिस वीडियो के लिए आपको हम बता दें कि क्लास 6 एक अलग वीडियो आया था, क्लास 7 के लिए अलग वीडियो आया था। ठीक है, आज हम क्लास 8 देखने वाले हैं। क्लास 8 में टोटल आपका कितना चैप्टर है, जहाँ देख सकते हैं यहाँ पे टोटल आपका 12 से 13 चैप्टर है। सॉरी, यहाँ पे छूट चुका है एक पेज। 12 से 13 चैप्टर है, तो सारे को एक एक करके आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। क्लास आपका 8 आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर। ये रहा चैप्टर नंबर 1। टोटल इसमें 13 चैप्टर है। पहला चैप्टर का क्या नाम है? पहला चैप्टर का नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो जूते हुए खेत में मिट्टी के एक बड़े ठेलों को किसकी सहायता से तोड़ा जाता है? तो पाटल के द्वारा। जूते हुए खेत में मिट्टी के जो बड़े बड़े ढेले होते हैं उसे तोड़ा जाता है पाटल के द्वारा। पहले आप बैलगाड़ी से देखते थे कि बैलगाड़ी में एक लकड़ी का बना होता था। अभी ट्रैक्टर वगैरह से जो जुताई होता है उसमें भी एक पाटल नहीं होता, जो कि लकड़ी का बना होता है, मोटे से लकड़ी का, उसे पाटल कहते हैं, है ना। परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार किस आकार का होता है? तो कीप के आकार का होता है। बीज के बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। अगला है कि बीज के कीप के अंदर डालने पर कितने नुकीले सिरे वाले पाइप से गुजरते हैं? तो 2 या 3 सिरे से। बीजों के कीप के अंदर डालने पर जो 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइप से गुजरते हैं ये। सीड ड्रिल का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो ट्रैक्टर के द्वारा। सीड ड्रिल का उपयोग ट्रैक्टर द्वारा किया जाता है। उर्वरक का उत्पादक फैक्ट्रियों में होता है। उर्वरक का उत्पादक फैक्ट्रियों में। पौधे में कितना प्रतिशत जल की आवश्यकता होती है? तो 90%। प्लांट में 90% जल की आवश्यकता होती है। सिंचाई के पारंपरिक तरीके कौन कौन से हैं? तो मोट यानी घिरनी, चेन पंप और ढेकली। सिंचाई की ये पारंपरिक तरीका है, मोट, चेन पंप और ढेकली। ड्रिप तंत्र विधि द्वारा पानी कहाँ कहाँ दिया जाता है? तो ड्रिप तंत्र के द्वारा पानी को पौधा, बगीचा और वृक्ष में दिया जाएगा। पौधा, बगीचा और वृक्ष में। किस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधे की जड़ में गिरता है? तो ड्रिप तंत्र द्वारा। ड्रिप तंत्र जो है ये जल की बूंदों को पौधे की जड़ों में बूंद बूंद से गिराता है। कौन सा वर्ग खरीफ फसल है? तो धान, मक्का और सोयाबीन। धान, मक्का और सोयाबीन ये आपका खरीफ फसल है। खरीफ की फसल कौन से महीने में बोई जाती है? तो जून से सितंबर में खरीफ फसल बोते हैं, जून से सितंबर। रबी फसल किस ऋतु में बोई जाती है? तो शीत ऋतु में रबी बोई जाती है, शीत ऋतु में। बुआई और सिंचाई से पहले खेतों को किसकी सहायता से समतल किया जाता है? तो पाटल की सहायता से समतल किया जाता है। खेत में बुआई और जुताई से पहले, बुआई और सिंचाई से पहले खेत को जो है समतल किया जाता है पाटल विधि से। हल में लगे लोहे की मजबूत त्रिकोणी पत्ती को कहते हैं फाल। क्या कहते हैं? फाल। भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर समानतः 2 भाग में बांटा जाता है, एक होता है रबी और एक खरीफ। तो रबी की फसल शीत ऋतु में बोई जाती है। रबी की फसल शीत ऋतु में उगाई जाती है। अगला है जैविक खाद से मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है तथा मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। मित्र जीवाणु किसको बोलते हैं जानते हैं? केचुआ को, है ना। जिससे क्या होता है? केचुआ का वृद्धि होता है। और यही केचुआ जो मिट्टी छोटा सा गोल गोल से इतना सा छोटा छोटा गोल गोल मिट्टी का वो छोड़ता है, उसे कहते हैं भुरभुरी। ठीक है, और जो कि खेत में खाद के रूप में काफ़ी वो बेनिफिट करता है, उर्वरक के रूप में उसका काम लिया जाता है। बर्मी कल्चर इसी को बोला जाता है। लीवर तेल में विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये कर्ड लीवर तेल किस जीव से प्राप्त होता है? तो मछली से प्राप्त होता है कर्ड लीवर। इसमें विटामिन डी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। खरपतवार नाशी के छिड़काव का सर्वोत्तम समय खरपतवार के पुष्पन एवं बीज बनने के बाद होता है। पुष्पन और बीज बनने के बाद। एक ही प्रकार के पौधे को एक बड़े क्षेत्र में उगाना फसल कहलाता है। एक ही प्रकार के पौधे को एक बड़े क्षेत्र में उगाना फसल कहलाता है। गेहूं रबी फसल का उदाहरण है। गेहूं। कायिक भाग द्वारा उगाए जाने वाली फसलें आलू, गन्ना और अदरक है। कायिक भाग द्वारा उगाई जाती है आलू, गन्ना और अदरक को। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। मिट्टी को उलटने पलटने पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। चना की फसल जो है, चना का फसल एक रबी फसल है, चना का रबी।
उर्वरक जो है अकार्बनिक लवण है उर्वरक। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं, खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। वर्मी कंपोस्ट में प्रयोग में आता है केचुआ। वर्मी कंपोस्ट में क्या प्रयोग करते हैं? केचुआ का। फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। फसल चक्रण क्या होता है कि फसल चक्रण का मतलब होता है कि बदल बदल के खेती करना, है ना, तो उसे फसल चक्रण करता है। इससे क्या होता है कि मिट्टी की जो उर्वरता वो बढ़ जाती है। एक ही फसल अगर बार बार एक ही जगह पे आप करोगे तो इससे उर्वरता कम हो जाती है। राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होता है? तो फलीदार फसल। राइजोबियम नामक जीवाणु फलीदार फसल की जड़ में पाए जाते हैं। भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग पाचन उत्सर्जन के संपादन में होता है। भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग। खरीफ की फसल किस ऋतु में पाई जाती है? तो वर्षा ऋतु में खरीफ फसल पाई जाती है, वर्षा ऋतु में। खरीफ फसल कौन सी है? तो धान, मक्का और कपास। धान, मक्का और कपास खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल है। उसके बाद अगला है कि फसल उगाने के लिए किसान द्वारा किए गए क्रियाकलाप में प्रथम चरण मिट्टी तैयार करना होता है। सबसे पहले किसान खेत तैयार करता है, फिर ही तो उसमें बुआई करता है। जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ शहद है। शहद जंतु द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है। दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। रेशेदार फसल, आपका कपास है रेशेदार फसल। क्वेश्चन है कि यूरिया में किस तत्व की अधिकता होती है? तो नाइट्रोजन की अधिकता होती है यूरिया में। कौन रबी फसल है? तो चना रबी फसल है, चना। बाजरा किस तरह का फसल है? तो बाजरा खरीफ फसल है। किस महीने में रबी फसल की बुआई होती है? तो अक्टूबर से नवंबर। अक्टूबर से नवंबर में रबी फसल की बुआई होती है। रबी फसल की कटाई मार्च अप्रैल में हो जाती है। वही खरीफ की बुआई पूछे तो खरीफ की बुआई जून जुलाई में होती है, जून जुलाई में, और अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई हो जाती है। खरीफ फसल की कटाई कब होती है? अक्टूबर नवंबर में। अगला सवाल है कि कौन एक खरीफ की फसल है? तो सोयाबीन एक खरीफ की फसल है, सोयाबीन। कौन सी मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केचुआ और सूक्ष्मजीव की वृद्धि करने में सहायता करता है? तो पोली मिट्टी। पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केचुआ और सूक्ष्मजीव के वृद्धि में सहायता करता है, पोली मिट्टी। ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल जायद फसल है। जायद फसल को ग्रीष्म ऋतु में लगाया जाता है। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाएं तो उसे फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? फसल। बीजों का बड़ा पैमाने पर भंडारण। बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण किस में और भंडार गृहों में किया जाता है जिससे उनको पीड़कों जैसे कि चूहे और कीटों से सुरक्षित रखा जा सके? तो साइलो। बीज का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडार गृहों में किया जाता है जिससे कि उनके पीड़कों जैसे चूहे या कीटों से सुरक्षित रखा जा सके। साइलो याद रखिएगा। अब है चैप्टर 2 जिसका नाम है सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु। खसरा किसके द्वारा होने वाला रोग है? खसरा विषाणु से होता है, खसरा। टाइफाइड में बिडाल परीक्षण किया जाता है। टाइफाइड बीमारी में बिडाल टेस्ट होता है। कौन सी विषाणु जनित रोग है? तो रोग पोलियो विषाणु जनित रोग है, विषाणु जनित पोलियो है। क्षय रोग जो है ये जीवाणु से होता है, क्षय रोग जीवाणु के द्वारा होता है। उसके बाद है क्षय रोग किसके द्वारा होने वाला रोग है? तो क्षय रोग जीवाणु से होता है। दूषित जल जनित रोग हैजा है, हैजा दूषित जल जनित रोग है। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है। अतिसार और मलेरिया प्रोटोजोआ से। स्पाइरोगायरा उदाहरण है शैवाल का, शैवाल का उदाहरण है स्पाइरोगायरा। नेक्स्ट है क्लेमाइडोमोनास किसका उदाहरण है? क्लेमाइडोमोनास भी एक शैवाल ही है। अमीबा और प्रोटोजोआ किस जगत के अंतर्गत आता है? तो अमीबा और प्रोटोजोआ ये प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है। अमीबा और प्रोटोजोआ दोनों प्रोटिस्टा। अमीबा उदाहरण है प्रोटोजोआ का और पैरामीशियम उदाहरण है भी प्रोटोजोआ का। अमीबा और पैरामीशियम दोनों प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है। सल्फर स्रोत से विघटन बायवी दशाओं एस्परजिलस और न्यूरोस्पोरा ये कवक द्वारा होता है। सल्फर स्रोत से विघटन बायवी दशाओं एस्परजिलस और न्यूरोस्पोरा जो होता है वो कवक द्वारा। राइजोपस ब्रेड मोल्ड होता है। राइजोपस किसका उदाहरण है? कवक का उदाहरण है राइजोपस। पेंसिलियम उदाहरण है कवक का, पेंसिलियम। दूध से दही बनने की प्रक्रिया में किस सूक्ष्मजीव की आवश्यकता होती है? तो जीवाणु की। दूध से दही बनने में जीवाणु सूक्ष्मजीव की आवश्यकता होती है। शैवाल स्पाइरोगायरा द्वारा होता है, शैवाल स्पाइरोगायरा द्वारा होता है। बेकिंग सोडा खाने का सोडा को गर्म करने पर विघटित होकर कौन सी गैस बुलबुले देता है? इसीलिए पेस्ट्री केक आदि में छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसे पेस्ट्री केक वगैरह में दिया जाता है। इससे क्या होता है कि आप देखेंगे कि छोटा छोटा होल होता है पेस्ट्री केक वगैरह में।
खाद्य पदार्थ में मिले जाने के बाद अपने श्वसन प्रक्रिया में खमीर यानी ईस्ट से क्या उत्पादित करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड। खमीर से क्या उत्पादित करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन करने के प्रक्रम का नाम किण्वन है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम किण्वन कहलाता है। किण्वन का खोज लुईस पास्चर ने किया था। किण्वन का खोज लुईस पास्चर। पेनिसिलिन का खोज फ्लेमिंग ने किया था। पेनिसिलियम का। बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज करने वाला जो एंथ्रस रोग का कारण था वो रॉबर्ट कोच थे। बेसिलस एंथ्रोसिस नामक जीवाणु की खोज किसने किया जो एंथ्रस रोग का कारण है? तो वो है रॉबर्ट कोच। हैजा घरेलू मक्खी द्वारा होता है। हैजा घरेलू मक्खी से। मलेरिया परजीवी कौन सा? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के वाहक का उदाहरण है मादा एनफ्लीज मच्छर। मादा एनफ्लीज मच्छर जो है मलेरिया परजीवी का वाहक है। मच्छर डेंगू। डेंगू के विषाणु वाहक मादा एंडीज है। नींबू में कैंकर रोग जो होता है जीवाणु वायु द्वारा। नींबू में कैंकर रोग होता है जीवाणु वायु से। भिंडी के पीत किसके कारण होता है? विषाणु कीट के कारण। भिंडी की पीत विषाणु कीट के कारण होता है। खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट का। खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट सुरक्षित रहे। पाश्चुरीकरण प्रक्रिया की खोज किया था लुईस पास्चर ने। पाश्चुरीकरण प्रक्रिया का खोज लुईस पास्चर ने किया था। पाश्चुरीकृत करने के लिए दूध को कितना डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं और फिर एकाएक ठंडा कर इसका भंडार कर लेते हैं? तो 70 डिग्री सेल्सियस पर। दूध को पाश्चुरीकृत करने के लिए 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं और 70 डिग्री सेल्सियस पर। कितना? 70 डिग्री सेल्सियस पर। और फिर इसे एकाएक ठंडा कर देते हैं। किस गैस से पेड़ पौधे में प्रोटीन का निर्माण होता है जो भोजन का मुख्य अंग है? तो वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस से पेड़ पौधे में प्रोटीन का निर्माण होता है जो कि भोजन का मुख्य अंग है नाइट्रोजन। एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए किस वर्ष चेचक के टीके का खोज किया था? तो 1978 में चेचक के टीके का खोज एडवर्ड जेनर ने किया था 1978 में। अगला सवाल है सूक्ष्मजीव क्या है? तो सूक्ष्मजीव जिन्हें हम आँखों से नहीं देख पाते हैं उसे सूक्ष्मजीव कहते हैं। जिन्हें हम आँखों से नहीं देख पाते। सूक्ष्मजीव को कौन कौन से वर्ग में बांटा गया है? तो जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। सूक्ष्मजीव को जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल 4 वर्गों में बांटा गया है। खुले व नम स्थान पर रखी ब्रेड में कौन आक्रमण कर देता है? तो कवक आक्रमण कर देता है खुले ब्रेड या नम स्थान पर कवक। ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है। ब्रेड बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड। किस सूक्ष्मजीव में सजीव और निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं? तो विषाणु। विषाणु सूक्ष्मजीव में सजीव और निर्जीव दोनों गुण पाए जाते हैं। संचरणीय रोग का सबसे मुख्य कारक घरेलू मक्खी है। संचरणीय रोग का घरेलू मक्खी। नेक्स्ट है टाइफाइड, हैजा, डायरिया। किस कीट से होता है? तो घरेलू मक्खी से होता है। टाइफाइड, हैजा, डायरिया सभी घरेलू मक्खी से। कौन सा एक गेहूं की फसल का रोग है? तो रस्ट। रस्ट एक गेहूं फसल का रोग है। नींबू कैकर जो है ये जीवाणु के द्वारा होता है। नींबू कैकर जीवाणु से। गेहूं की रस्ट रोग ये भी कवक से होता है। गेहूं का रस्ट रोग कवक के द्वारा होता है। जीवाणु किस में सहायक होता है? तो जीवाणु पनीर में, अचार में, खाद्य पदार्थ में सहायक होता है। जीवाणु पनीर में, अचार में और खाद्य पदार्थ में। औषधियों का स्रोत क्या है? तो औषधियों का स्रोत जीवाणु और कवक दोनों है। औषधि का स्रोत जीवाणु और कवक। औषधि को क्या कहते हैं? प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं औषधि को। प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक। सामान्यतः प्रतिजैविक औषधियाँ कौन कौन सी हैं? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। ये सभी प्रतिजैविक औषधि हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। अगला प्रश्न है कि पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में क्या मिलाए जाते हैं? तो प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं। पशु आहार और कुक्कुट आहार में प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं। सर्दी, जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ये रोग विषाणु द्वारा होता है, इसीलिए प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं होते हैं सर्दी जुकाम में। जब रोग कारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी करता है। जब रोग कारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो लड़ने के लिए हमारा शरीर क्या करता है? प्रतिरक्षी करता है। पादप रोग कौन कौन से हैं? पादप रोग की अगर हम बात करें तो नींबू कैकर, गेहूं का रस्ट और भिंडी का पित्त। नींबू कैकर रोग, गेहूं का रस्ट रोग और भिंडी की पित्त ये सभी पादप रोग हैं। दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकेंड गर्म करके एकाएक ठंडा करना पाश्चुरीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? पाश्चुरीकरण। लेक्यूम पौधे में किसका स्थिरीकरण होता है? तो नाइट्रोजन का। लेक्यूम पौधे में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है।
लेग्यूम पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन जीवाणु सहायक होता है? तो राइजोबियम सहायक होता है, राइजोबियम। मिट्टी में कौन वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित कर देता है? तो जीवाणु नीलहरित शैवाल। मिट्टी में जीवाणु नीलहरित शैवाल जो है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित कर देता है। नाइट्रोजन का संवर्धन जो है वो मृदा में होता है। नाइट्रोजन का संवर्धन किस में होता है? मृदा में। फल सब्जी का विघटन होने से खाद्य बनता है। फल सब्जी के विघटन होने से खाद्य बनता है। रोग उत्पादन करने वाले सूक्ष्म जीव को रोगाणु रोगजनक कहते हैं। जो रोग उत्पन्न करते हैं ऐसे सूक्ष्म जीव को रोगाणु रोगजनक कहते हैं। बेसिलस एंथ्रोसिस नामक जीवाणु किस रोग का कारक है? तो एंथ्रेक्स का। बेसिलस एंथ्रोसिस नामक एंथ्रेक्स रोग का कारक है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए किस वर्ष चेचक के टीके का खोज किया था? तो 1798 में एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का खोज किया था, एडवर्ड जेनर। चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं जिससे इससे इडली और डोसा बनता है, वो है ईस्ट। क्या है? ईस्ट। टीनिया कैपेटिस किस कारक होता है? तो गंजापन। टीनिया कैपेटिस किस कारक का रोग होता है? तो गंजापन का। कौन सा रोग कवक जनित है? तो गंजापन कवक जनित रोग है, टीनिया कैपेटिस के कारण होता है। अचार, मुरब्बे, चटनी, फलों के रस आदि खाद्य पदार्थ के परीक्षण में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट का उपयोग करते हैं। अचार, मुरब्बे, चटनी, फलों के रस आदि खाद्य पदार्थ के परीक्षण में सोडियम बेंजोएट यौगिक का उपयोग किया जाता है। विषैले पदार्थ भोजन को क्या बना देता है? विषाक्त बना देता है, विषाक्त। खुले व नम स्थान पर रखी ब्रेड पर कौन सा आक्रमण कर देता है? तो कवक। कवक खुले और नम स्थान पर रखी ब्रेड पर आक्रमण करता है। भोजन को सदूषण कैसी अभिक्रिया है? भोजन को सदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया। कैसी? रासायनिक। केवल परपोषी में ही गुणन कौन करता है? विषाणु करता है। केवल परपोषी में ही गुणन विषाणु करता है। कौन सा सूक्ष्मजीव अकेले रह सकते हैं? तो अमीबा अकेले रह सकता है, अमीबा। कार्बनिक अपशिष्ट, सब्जी के छिलके, जंतु अपशिष्ट, विष्ठा इत्यादि का अपघटन जीवाणु द्वारा होता है। कार्बनिक अपशिष्ट का अपघटन जीवाणु द्वारा होता है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित की यह प्रक्रिया फर्मेंटेशन कहलाता है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया फर्मेंटेशन कहलाती है। लुईस पास्चर ने किण्वन की खोज 1857 में किया था। कब? 1857 में। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोग से बचाव हेतु एक सन पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्तरी पर किस रंग की फफूंद को छोटे बीजाणु देखे थे तथा उन्हें पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकता है, तो वो हरे रंग पर। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1930 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोग से बचाव हेतु एक संबंध हरा रंग का प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्करी पर हरे रंग की फफूंद को छोटे बीजाणु देखे, हरे रंग का, और उन्होंने पाया कि ये फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकता है। सूक्ष्मजीव द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा एक संपर्क द्वारा फैलने हैं, वो रोग कहलाते हैं संचरणीय रोग। क्या कहलाते हैं? संचरणीय रोग, जो एक दूसरे से फैलते हैं। गाय में खुर एवं मुंह का रोग विषाणु से होता है। खुर और मुंह का रोग विषाणु से। एंथ्रेक्स मनुष्य और मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। एंथ्रेक्स जीवाणु से होता है। नमक व खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्मजीव की वृद्धि रोकने के लिए समान रूप से किया जाता है, अतः उन्हें परिरक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं? परिरक्षक। जैम, स्क्वैश बनाने की किस रसायन का उपयोग उन्हें संतुष्ट होने से बचाता है? तो सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। जैम एवं स्क्वैश बनाने के जो रसायन का उपयोग करते हैं वो सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड है। जैम, जेली एवं स्क्वैश का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो चीनी द्वारा। जैम, जेली और स्क्वैश का परीक्षण चीनी द्वारा होता है। तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को सदूषण से बचाने में किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जीवित नहीं रह सकते हैं जीवाणु। तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को सदूषण से बचाने में किया जाता है क्योंकि उसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते हैं। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस का प्रतिशत के आधार पर सही अवरोही क्रम जो देखेंगे वो है नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। अधिक से कम सबसे ज़्यादा पाया जाता है नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। सभी सजीवों का आवश्यक संगठन कौन है जो प्रोटीन, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है? तो वो है नाइट्रोजन। सभी सूक्ष्मजीव का आवश्यक संघटक नाइट्रोजन है जो प्रोटीन, पर्णहरित, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन में उपस्थित होता है।
अब है चैप्टर 3 जिसका नाम है कोयला और पेट्रोलियम। विश्व का पहला तेल कुआं कहाँ प्रवेदित यानी ड्रिल किया गया था? तो पेंसिल्वेनिया अमेरिका में विश्व का पहला तेल कुआं प्रवेदित किया गया था। भारत में तेल पाया जाता है असम में, गुजरात में, बॉम्बे हाई गोदावरी कृष्णा नदी के बेसिन में। असम, गुजरात, बॉम्बे हाई गोदावरी कृष्णा नदियों के बेसिन में। भारत में सबसे पहले 1867 में तेल का पता माकूम असम में लगाया गया था। तेल का पता 1867 में। कोक क्या है? कोक कठोर सरंध्र काला पदार्थ है। कोक कठोर सरंध्र और काला। कोक किसका शुद्ध रूप है? तो कार्बन का शुद्ध रूप कोक है। प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं प्राकृतिक संसाधन। पेट्रोलियम तेल और गैस की परत जो है किसके ऊपर बनती है? तो जल के ऊपर। पेट्रोलियम तेल और गैस की परत जल के ऊपर बनती है। भारी वाहन को चलाने के लिए ईंधन के रूप में डीजल का प्रयोग करते हैं। भारी वाहन को चलाने के लिए ईंधन के रूप में डीजल का प्रयोग होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले परिवर्तन को कहते हैं कार्बनीकरण। क्या कहते हैं? कार्बनीकरण। सबसे पहले कोयले का उपयोग किसके लिए किया गया था? तो रेल इंजन में भाप बनाने के लिए। सबसे पहले कोयले का उपयोग रेल इंजन में भाप बनाने के लिए किया गया था। कितने वर्ष पहले पृथ्वी के नीचे जलीय क्षेत्र में घने दाब जाने से कोयला बना था? तो 300 मिलियन वर्ष। 300 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी के नीचे जलीय क्षेत्र में घने दाब जाने से कोयला बना था। कोयला जलने पर कौन सी गैस उत्पन्न करता है? तो कोयला जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल है कि कोल तार कितने पदार्थ का मिश्रण है? कोल तार 200 पदार्थ का मिश्रण है। कोल तार। कोल तार का उपयोग किया जाता है संश्लेषित रंग, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री इत्यादि में। संश्लेषित रंग, फोटोग्राफी सामग्री, छत निर्माण इत्यादि में कोल तार का प्रयोग किया जाता है। भारी वाहन को चलाने के लिए ईंधन के रूप में डीजल का प्रयोग करते हैं भारी वाहन। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्री जीव से, मृत जीवों से इत्यादि के लिए करता है। पेट्रोलियम का निर्माण किससे होता है? समुद्री जीव से, मृत जीव से। किस वर्ष तेल का पहला कुआं निर्माण हुआ था? तो 1859 में सबसे पहले तेल का कुआं निर्माण हुआ था। 1859 में। प्राकृतिक गैस को किस रूप में भंडारित किया जाता है? तो सीएनजी के रूप में प्राकृतिक गैस को भंडारित किया जाता है। सीएनजी के रूप में। पेट्रोल के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला अन्य नाम है काला सोना। पेट्रोल के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला काला सोना। किस में गर्म करने पर कोयला जलता है? तो वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है। माथ और अन्य कीट को भगाने के लिए नैप्थलीन की गोलियां कहाँ से प्राप्त होती है? तो कोल तार से। मौत और अन्य कीटों को भगाने के लिए नैप्थलीन की गोलियां कोल तार से प्राप्त होती है। किससे? कोल तार से। किस कारण पृथ्वी के अंदर मृत पेड़ पौधे कोयले में परिवर्तित हो गए? तो उच्च ताप एवं दाब के कारण। उच्च ताप एवं दाब के कारण पृथ्वी के अंदर मृत पेड़ पौधे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोक का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इस्पात के औद्योगिक निर्माण में, धातुओं के निष्कर्षण में। इस्पात के औद्योगिक निर्माण और धातुओं के निष्कर्षण में कोक का उपयोग किया जाता है। कोयले के प्रक्रम द्वारा कोक बनाते समय क्या प्राप्त होती है? तो कोयला गैस प्राप्त होती है। कोयले के प्रक्रम द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। पेट्रोलियम तेल और गैस की परत किसके ऊपर बनती है? तो जल के ऊपर। पेट्रोलियम तेल और गैस की परत जल के ऊपर बनती है। कोयला में मुख्य रूप से क्या होता है? तो कार्बन होता है। कोयला में कार्बन होता है। उद्योग में कोयले के प्रक्रम द्वारा कौन से उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं? तो कोक, कोल तार, कोयला गैस। उद्योग में कोयले के प्रक्रम द्वारा कोक, कोल तार, कोयला गैस प्राप्त किया जाता है। प्रकृति में पेट्रोलियम निर्माण किस विधि द्वारा होता है? तो परिसंकरण द्वारा। प्रकृति में पेट्रोलियम निर्माण परिसंकरण द्वारा होता है। पेट्रोलियम के संगठन कौन से हैं? पेट्रोल, डीजल और स्नेहक। पेट्रोल, डीजल और स्नेहक। कोयले का दूसरा नाम जीवाश्म है। घर व उद्योग में ईंधन के रूप में द्रवित पेट्रोलियम गैस का उपयोग किया जाता है। घर उद्योग में ईंधन के रूप में द्रवित पेट्रोलियम गैस का उपयोग किया जाता है। पैराफिन मोम का उपयोग किया जाता है मरहम में, मोमबत्ती में और वैसलीन में। पैराफिन का डैश अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। तो वायु और सूर्य का प्रकाश। वायु और सूर्य का प्रकाश अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? तो जो सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से बना होता है।
जीवाश्म ईंधन जो सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से बना होता है उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। कौन कम घर्षण उत्पन्न करता है? तो लोटनी घर्षण कम घर्षण उत्पन्न करता है। घर्षण बल किस पर निर्भर करता है? वस्तु की आकृति, तरल की आकृति पर घर्षण बल निर्भर करता है। उसके बाद है, जब हम किसी मशीन का उपयोग करते हैं तो घर्षण से क्या उत्पन्न होने के कारण अत्यधिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है? तो ऊष्मा। जब हम किसी मशीन का उपयोग करते हैं तो घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण अत्यधिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। कौन से वाहन के टायर खांजेदार होते हैं? तो कारों के, ट्रक के और बुलडोजर के। कार, ट्रक और बुलडोजर के टायर खांजेदार होते हैं। कबड्डी वाले खिलाड़ी अपने पकड़ मजबूत करने के लिए अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं। क्या रगड़ते हैं? मिट्टी। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को कहते हैं लोटनिक घर्षण। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति लोटनिक प्रतिरोध के कारण लोटनिक घर्षण के प्रतिरोध को कहते हैं। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को लोटनिक घर्षण कहते हैं। तरल द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण कहते हैं। तरल द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण कहते हैं। अधिकांश मशीन में सरपन को डैश के उपयोग द्वारा लोटन में प्रतिस्थापित किया जाता है। तो बॉल बेयरिंग। अधिकांश मशीन में सरपन को डैश के उपयोग द्वारा लोटन में प्रतिस्थापित किया जाता है, बॉल बेयरिंग कहते हैं। कौन सी प्रक्रिया में ऊर्जा का क्षय होता है? तो घर्षण बल में ऊर्जा का क्षय होता है। घर्षण कम करने वाले पदार्थ को डैश कहते हैं? तो स्नेहक कहते हैं। घर्षण कम करने वाले पदार्थ को स्नेहक कहते हैं। घर्षण किस कारण से होता है? तो दो पृष्ठ की अनियमितताओं के कारण। दो पृष्ठ की अनियमितताओं के कारण घर्षण होता है। किस बल के कारण स्पर्श पर लुढ़कती हुई गेंद कुछ समय के बाद रुक जाती है? तो वो हो गया घर्षण बल। घर्षण बल के कारण फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद कुछ समय बाद रुक जाती है। टायर की तीलियों को खांजेदार बनाकर घर्षण किया जाता है अधिक। क्या किया जाता है? घर्षण को अधिक किया जाता है। घर्षण कम करने के लिए गतिशील पुर्जे के बीच उपयोग किया जाता है वायु की गद्दी। घर्षण कम करने के लिए गतिशील पुर्जों के बीच वायु की गद्दी का उपयोग किया जाता है। किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसके घर्षण की माप होती है सर्पी। किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील करने के लिए आवश्यक बल उसके घर्षण की माप होती है सर्पी। मशीन में बॉल बेयरिंग लगाने पर सर्पी घर्षण बल किस बल में परिवर्तित हो जाता है जिससे घर्षण का मान कम हो जाता है? तो लोटनिक घर्षण बल। मशीन में बॉल बेयरिंग लगाने पर सर्पी घर्षण बल लोटनिक घर्षण बल में परिवर्तित हो जाती है जिससे घर्षण का मान कम हो जाता है। घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन ट्राइबोलॉजी कहलाता है। घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन ट्राइबोलॉजी कहलाता है। अब है चैप्टर 10 जिसका नाम है ध्वनि। ध्वनि के संचरण के लिए आवश्यक माध्यम ठोस, द्रव और गैस अवस्था होना चाहिए। ठोस, द्रव और गैस तीनों होना चाहिए। ध्वनि गमन नहीं कर सकती है निर्वात में। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है। श्रव्य ध्वनि तरंगे मनुष्य किसके बीच की आवृत्ति वाली ध्वनि को सुन सकता है? तो मनुष्य 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि को सुन सकता है। 20 से 20,000। मानव मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग 0.1 सेकेंड तक बनी रहती है। 0.1 सेकेंड तक बनी रहती है। ध्वनि तरंग होता है अनुधार्य तरंग। ध्वनि अनुधार्य तरंग है। आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ट्ज होता है आवृत्ति का। अपसरय तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है अपसरय का। चमगादड़ अंधेरे में भोजन खोजने के लिए कौन सी तरंगें उत्सर्जित करता है? तो प्रासय तरंग को चमगादड़ उत्सर्जित करता है जिससे कि इससे भोजन खोजने में आसानी हो। तरंग दैर्घ्य का ऐसा मात्रक मीटर होता है। तरंग दैर्घ्य का ऐसा मात्रक मीटर। कर्ण किसके समान होती है? तो तनित रबर सीट के समान। तनित रबर सीट के समान कर्ण होती है। आवृत्ति ध्वनि की क्या निर्धारित करती है? तो तारतत्व और तीक्ष्णता को। आवृत्ति ध्वनि की तारतत्व और तीक्ष्णता को निर्धारित करती है। कंपन की आवृत्ति कम हो तो ध्वनि का तारतत्व कम होगा। क्या होगा? कम। अंतरकर्ण संकेतों को कहाँ भेजता है? मस्तिष्क में। अंतरकर्ण संकेतों को मस्तिष्क में भेजता है। ध्वनि करने वाले कंपन के आयाम समानुपाती होते हैं ध्वनि की प्रबलता। ध्वनि करने वाले कंपनों के आयाम ध्वनि की प्रबलता के समानुपाती होता है। कान के बाहरी भाग की आकृति कीप और फनल होती है। कीप और फनल। मनुष्य के कंठ में वायु के निकलने के लिए संकीर्ण झिरी बना होता है। मनुष्य के कंठ में वायु के निकलने के लिए संकीर्ण झिरी बना होता है। संकीर्ण झिरी कंठ में।
किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को कंपन कहते हैं। किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर या फिर आगे पीछे होने वाली गति को कंपन कहते हैं। 20 हद से नीचे की ध्वनि तरंगों को कहते हैं जिसे मनुष्य सुन सकती है। 20 हद से नीचे की ध्वनि को अपसरा ध्वनि कहते हैं और इसे मनुष्य सुन सकता है, अपसरा ध्वनि को। कुत्ता एवं चमगादड़ कौन सी ध्वनि तरंगे को सुन सकते हैं? तो पार्श्व ध्वनि तरंगों को कुत्ता और चमगादड़ सुन सकते हैं, पार्श्व ध्वनि तरंगों को। किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को तीव्रता कहते हैं। किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। ध्वनि का वह लक्षण क्या है जिसके आधार पर समान प्रबलता एवं समान आवृत्ति की ध्वनियों के बीच अंतर किया जा सकता है, उसे गुणता कहते हैं। ध्वनि का वह लक्षण जिसके आधार पर समान प्रबलता एवं समान आवृत्ति की ध्वनि के बीच अंतर किया जाता है, उसे गुणता कहते हैं। ध्वनि किसमें प्रवेश करती है? तो वह एक नालिका से गुजरती है जिससे सिरे पर एक पतली तनित झिल्ली होती है, कर्णपटल। ध्वनि प्रवेश करती है कर्णपटल में तो वह एक नालिका से गुजरती है जिसके सिरे पर एक पतली तनित झिल्ली होती है। ध्वनि की प्रबलता किस मात्रा को व्यक्त करता है? तो डेसिमल को। ध्वनि की प्रबलता डेसिमल को व्यक्त करता है। हर्ट्ज आवृत्ति जो है 1 दोलन प्रति सेकंड बराबर होती है, 1 दोलन प्रति सेकंड के बराबर। कंपन की आवृत्ति अधिक हो तो ध्वनि तीखी हो जाएगी। जब कंपन की आवृत्ति अधिक हो तो ध्वनि तीखी होगी। कर्णपटों को कौन कंपित करता है? तो ध्वनि के कंपन। कर्णपटों को ध्वनि के कंपन कंपित करते हैं। तबले की ध्वनि उत्पन्न करने वाला कंपायमान भाग तनित झिल्ली होता है। क्या होता है? तनित झिल्ली। कौन सी वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न करती है? तो कंपायमान वाली वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न करती है। एक महिला की ध्वनि किसी पुरुष की अपेक्षा अधिक तीखी होती है। एक महिला की ध्वनि किसी पुरुष की अपेक्षा अधिक तीखी होती है। अप्रिय ध्वनियों को स्वर ध्वनि कहते हैं। कौन सा ध्वनि की लाउडनेस या सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है? तो आयाम जो है वो ध्वनि के लाउडनेस और सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है, आयाम। ध्वनि का तार तत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है, ध्वनि का तार तत्व। जिस तरीके से मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान करता है उसे पिच कहते हैं। जिस तरीके से मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान करता है उसे पिच कहते हैं। किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हम ध्वनि तरंगों के विवर्तन के कारण सुनाई देती है। किसके कारण? विवर्तन के कारण। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के किसके वर्ग के समानुपाती होता है? तो आयाम के। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड इनवर्स होता है। 100 डेसिमल का प्रबलता स्तर संगत होता है यंत्र कारणों के शोर से। 100 डेसिमल का प्रबलता स्तर संगत होता है यंत्र कारणों के शोर से। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर 60 डेसिमल है। हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल कितना मीटर प्रति सेकंड है? तो 1269। हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल 1269 मीटर प्रति सेकंड होता है। लोहा में ध्वनि की चाल 5130 मीटर प्रति सेकंड होता है, लोहा में। जल में ध्वनि की चाल 1483 होता है, जल में 1483। एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल 6420 होता है, 6420 मीटर प्रति सेकंड। 2 उत्तरोत्तर श्रृंग और 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य। किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को टोन कहते हैं। अच्छा, ये गर्त और श्रृंग क्या होता है? तो ये आपने देखा होगा, ये इस तरीके से होता है ना, उसी में होता है आपका गर्त और श्रृंग होता है। नीचे वाले को गर्त बोलते हैं, ऊपर वाले को श्रृंग बोलते हैं। ऐसे जो चलता है ना पिच साउंड जो होता है, इसी को नीचे वाले को बोलते हैं गर्त और इसको बोलते हैं श्रृंग। अब है चैप्टर 11। बिटुमिन किसके परिसंकरण से प्राप्त होता है? तो पेट्रोलियम के परिसंकरण से बिटुमिन प्राप्त होता है, पेट्रोलियम के परिसंकरण से। कौन संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित है और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं हैं? तो वो है अक्षय प्रकृति संसाधन। अक्षय प्रकृति संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित है और ये मानवीय क्रियाकलाप से नहीं समाप्त होंगे, अक्षय प्राकृतिक संसाधन। वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कौन सा गैस उत्पन्न करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है।
अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव कोलतार है। क्या है? कोलतार। औषधि, सुगंध और विस्फोट सामग्री निर्माण में कोलतार का प्रयोग होता है। औषधि, सुगंध और विस्फोटक सामग्री में कोलतार का प्रयोग होता है। किस गैस का उपयोग लंदन और न्यूयॉर्क में प्रथम बार सड़क पर रोशनी के लिए किया गया था? तो कोयला गैस का प्रयोग। कोयला गैस का प्रयोग सबसे पहले लंदन और न्यूयॉर्क में पहली बार सड़क पर रोशनी के लिए किया गया था। ईंधन के रूप में किसका उपयोग हल्के स्वचालित वाहन में होता है? तो पेट्रोलियम। ईंधन के रूप में पेट्रोलियम का उपयोग हल्के स्वचालित वाहन में होता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक या प्रभाजों को पृथक करने का प्रक्रम परिसंस्करण कहलाता है। परिसंकरण कहलाता है पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक या प्रभाजों को पृथक करने का प्रक्रम। अगला है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। इन्हें पेट्रोरासायन कहते हैं। पेट्रोरासायन किसे कहेंगे? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। इन्हें पेट्रोरासायन कहते हैं। प्राकृतिक गैस से प्राप्त किस गैस का उपयोग उर्वरक दैट मीन्स यूरिया के उत्पादन हेतु किया जाता है? तो हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का उपयोग उर्वरक यानी यूरिया के उत्पादन हेतु किया जाता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर किस रूप में भंडारित किया जाता है? तो सीएनजी के रूप में प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर भंडारित किया जाता है, सीएनजी के रूप में। किसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है? तो सीएनजी। सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु होता है। शुष्क धुलाई के लिए विलायक का उपयोग किसका किया जाता है? शुष्क धुलाई के लिए विलायक का उपयोग पेट्रोल में किया जाता है। जेट वायुयान के लिए ईंधन के रूप में मिट्टी का तेल प्रयोग करते हैं। जेट वायुयान के लिए ईंधन के रूप में मिट्टी का तेल प्रयोग होता है। जनित्रों के लिए ईंधन के रूप में डीजल का प्रयोग करते हैं। किसका? डीजल का। पेंट और सड़क निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? तो बिटुमन का। पेंट एवं सड़क निर्माण में बिटुमन का उपयोग करते हैं। अब है चैप्टर 4 जिसका दहन और ज्वाला नाम है। माचिस की तिल्ली के सिरे पर कौन पदार्थ होता है? तो एंटीमनी ट्राइसल्फेट पोटेशियम क्लोराइड का मिश्रण होता है। माचिस की तिल्ली के सिर के ऊपर एंटीमनी ट्राइसल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड का मिश्रण होता है। मोमबत्ती की ज्वाला का मध्य भाग कैसा दिखता है? पीला दिखता है। मोमबत्ती ज्वाला का मध्य भाग पीला दिखेगा। कौन स्वतः दहन का उदाहरण है? तो श्वेत फॉस्फेट। श्वेत फॉस्फेट स्वतः दहन का उदाहरण है। वो न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका क्या कहलाता है? तो वो ज्वलन ताप कहलाएगा। वो न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगेगा उसे ज्वलन ताप कहते हैं। माचिस की तिलियों का दहन किस प्रकार के दहन का उदाहरण है? तो तीव्र दहन का उदाहरण है माचिस तिलियों का दहन, तीव्र दहन का। मोमबत्ती के लौ का कौन सा क्षेत्र नीली लौ से जलता है? तो बाहरी क्षेत्र। बाहरी क्षेत्र नीली लौ से जलता है। ईंधन के दहन से पर्यावरण में कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड ईंधन के दहन से पर्यावरण में निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ईंधन के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। ईंधन के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। बंद कमरे में सो रहे व्यक्ति की मृत्यु कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से होती है। मैग्नीशियम जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम जलकर क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम जलकर उत्पन्न करता है ऊष्मा और प्रकाश दोनों को। कास्ट कोयला जलता है वायु में। कास्ट कोयला जलता है वायु में। जब वायु चिमनी में नीचे से प्रवेश कर सकती है तब मोमबत्ती कैसे जलेगी? निर्बंध रूप से जलेगी। जब वायु चिमनी में नीचे से प्रवेश कर सकती है तब मोमबत्ती निर्बंध रूप से जलेगी। बारूद में पदार्थ होता है सल्फर। क्या होता है? सल्फर होता है बारूद में। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए हमारे शरीर में भोजन किस अभिक्रिया से अपघटित होता है? तो अपघटन अभिक्रिया से हमारे शरीर में भोजन अपघटित होता है, अपघटन अभिक्रिया से। विद्युत उपकरण व पेट्रोल में लगी आग का सबसे अच्छा अग्निशामक क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। विद्युत उपकरण व पेट्रोल में लगी आग का सबसे अच्छा अग्निशामक है कार्बन डाइऑक्साइड। ईंधन और ऑक्सीजन का संपर्क टूटने पर आग पर नियंत्रण होता है। ईंधन व ऑक्सीजन का संपर्क टूटने पर क्या होता है? आग पर नियंत्रण। ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। कोयले और डीजल के दहन से कौन सी गैस निकलती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है कोयले और डीजल के दहन से। अम्ल वर्षा की पर्यावरण प्रदूषण से बनती है। अम्ल वर्षा की पर्यावरण प्रदूषण से नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनती है, नाइट्रस और सल्फर। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वो दहन कहलाती है। दहन किसे कहेंगे? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करे। जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होगा?
मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम रिवन को हवा में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पन्न होता है। किस गैस पर ज्वलन ताप इतना निम्न होता है कि वो कमरे के ताप पर ही वायु की अनुपस्थिति में जल उठता है? तो वो है सल्फर। सल्फर गैस पर ज्वलन ताप इतना निम्न होता है कि वो कमरे के ताप पर ही जल उठता है। नेक्स्ट है ईंधन का मात्रक क्या है? तो ईंधन का मात्रक है केजी पर केजी ग्राम। केजी ईंधन का मात्रक क्या है? केजी है या फिर केजे। दहन की क्रिया के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है? तो दहन के प्रक्रिया के लिए दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति, वायु की उपस्थिति, ये सभी होनी चाहिए। दहन की क्रिया के लिए दहनशील पदार्थ की उपस्थिति होनी चाहिए, पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति होनी चाहिए और वायु की उपस्थिति होनी चाहिए। कोई भी पदार्थ बिना वायु की उपस्थिति का नहीं जलेगा। किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है ऑक्सीजन। किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ ऑक्सीजन है। खाना पकाने के लिए सबसे अच्छा ईंधन एलपीजी है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? ऑक्सीजन आवश्यक है दहन के लिए। तेल में लगी आग को अग्निशामन द्वारा बुझाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड से। किसके लिए? कार्बन डाइऑक्साइड से। लकड़ी का जलना किस प्रकार के दहन का उदाहरण है? मंद दहन है लकड़ी का जलना, मंद दहन। एलपीजी का जलना तीव्र दहन का उदाहरण है। मोमबत्ती की ज्वाला का कौन सा भाग सबसे गर्म होता है? तो बाह्य क्षेत्र। मोमबत्ती के ज्वाला का बाह्य क्षेत्र सबसे गर्म होता है। कागज के कप में पानी डालकर गर्म करने पर क्या होगा? कागज का कप नहीं जलेगा। कागज का कप नहीं जलेगा। अगला है सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सोनार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करता है? तो बाहरी क्षेत्र का। सोना और चांदी को पिघलाने के लिए सोनार ज्वाला के बाहरी क्षेत्र का उपयोग करता है। ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक किलो जूल प्रति किलोग्राम है। किलो जूल प्रति किलोग्राम। ईंधन के अपूर्ण दहन के फलस्वरूप कौन सी गैस मुक्त होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ईंधन के अपूर्ण दहन के फलस्वरूप कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है, मुक्त होती है। अगला है कौन सा ईंधन पदार्थ ज्वाला का निर्माण करता है? तो लकड़ी का कोयला। लकड़ी का कोयला जो है ये ज्वाला का निर्माण करता है। अब है चैप्टर 5 जिसका नाम है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। वनोन्मूलन से किस गैस के अवशोषण में कमी आती है जिसमें वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। वनोन्मूलन से कार्बन डाइऑक्साइड में कमी आती है जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प उत्तरदायी है। कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प उत्तरदायी है पृथ्वी के टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए। कौन सा परितंत्र का हिस्सा है? तो सभी पेड़ पौधे, सभी प्राणी, सूक्ष्मजीव और अजैव घटक। सभी पेड़ पौधे, सभी प्राणी, सूक्ष्मजीव और अजैव घटक परितंत्र का हिस्सा है। किसके अंतर्गत पादप, कवक और जंतु का मूल्यांकन किया जाता है? तो रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक को IUCN जारी करता है और इसके द्वारा पादप, कवक, जंतुओं का मूल्यांकन किया जाता है। वनों उन्मूलन का क्या कारण है? कृषि भूमि प्राप्त करना, घर एवं कारखानों का निर्माण करना, फर्नीचर एवं ईंधन के लिए लकड़ी प्राप्त करना, ये सभी वनों उन्मूलन का कारण है। वन उन्मूलन का परिणाम नहीं है वर्षा में वृद्धि। वन उन्मूलन का परिणाम नहीं है वर्षा में वृद्धि। मरुस्थलीकरण क्या है? तो उर्वर भूमि का मरुस्थल में परिवर्तन। उर्वर भूमि का मरुस्थल में परिवर्तन मरुस्थलीकरण है। पृथ्वी का वो भाग जिसमें जीवन पाया जाता है उसे जीवमंडल कहते हैं। जिसमें जीवन पाया जाएगा उसे जीवमंडल। वो स्थान जहाँ वन्य प्राणियों को कृत्रिम आवास में रखा जाता है उसे चिड़ियाघर कहते हैं। चिड़ियाघर किसे कहते हैं? जिसमें वन्य प्राणियों को कृत्रिम आवास में रखा जाता है। बाघ परियोजना का क्या उद्देश्य है? तो बाघ परियोजना बाघों का संरक्षण के लिए है। बाघ परियोजना बाघों के संरक्षण के लिए। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ने लगता है। CO2 की मात्रा बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे किस गैस का अवशोषण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय रेड डाटा बुक की कल्पना किसने किया था? तो सर पीटर स्कॉट। सर पीटर स्कॉट जो है इसने सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय रेड डाटा बुक की कल्पना की थी। वो पुस्तक जिसमें संकटापन्न जीवों का रिकॉर्ड रखा जाता है उसे रेड डाटा बुक कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड डाटा बुक। नष्ट किए गए वनों को पुनर्स्थापित करने को पुनर्रोपण कहते हैं। नष्ट किए गए वन को पुनर्स्थापित करने को पुनर्रोपण कहते हैं। जीवों का वो समूह जो एक दूसरे के अंतर जनन करने में सक्षम होते हैं उसे प्रजाति कहते हैं। प्रजाति वह होता है वह जीवों का समूह जो एक दूसरे के अंतर जनन करने में सक्षम होते हैं। वृक्षों की कटाई से मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मृदा की उर्वरता कम हो जाती है। मृदा की जल धारण क्षमता
मृदा की जल धारण क्षमता कम हो जाती है, मृदा अपरदन होता है वृक्षों की कटाई से। किसके द्वारा रेड डाटा बुक प्रकाशित किया जाता है? पीछे भी बताएं, IUCN के द्वारा। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं? उसे प्राणी जात कहते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतुओं को प्राणी जात कहते हैं। वायुमंडल, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे को क्या कहते हैं? वनस्पति जात कहते हैं। पौधे को वनस्पति जात और जंतु को प्राणी जात। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि से पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, इस परिघटना को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि से पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, इस परिघटना को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। वन उन्मूलन से वायुमंडल में किसका स्तर बढ़ता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ता है। वनों उन्मूलन का प्राकृतिक कारण दावानल, भीषण, सूखा है। वनों उन्मूलन का प्राकृतिक कारण दावानल, भीषण और सूखा है। वन जीवन के लिए संरक्षित और सुरक्षित क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र और वन्य जंतु अभ्यारण्य है। वन जीवन के लिए संरक्षित और सुरक्षित क्षेत्र क्या है? राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल, जंतु अभ्यारण्य सभी है। अगला आता है, कौन पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का भाग नहीं है? तो पिपरिया अभ्यारण्य पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, पिपरिया। कौन सा मृदा अपरदन को रोकने में सहायक था? तो वृक्ष मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है। कौन सा वन्य जंतु संकटापन्न है? काला हिरण, सुनहरी बिल्ली और हाथी। काला हिरण, सुनहरी बिल्ली, हाथी सभी संकटापन्न जंतु हैं। सागौन का दूसरा नाम टीक है, सागौन का। कौन पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का प्राणीजात नहीं है? तो भालू पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का प्राणीजात नहीं है। कागज को कितने बार पुनः चक्रण संभव है? तो 5 से 7 बार कागज का पुनः चक्रण संभव है, 5 से 7 बार। वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए कौन सी विशिष्टता है? तो यह प्राणियों के लिए कृत्रिम रूप से बनाया गया एक रक्षित क्षेत्र है। यह प्राणियों के लिए कृत्रिम रूप से बनाया गया आरक्षित क्षेत्र है। अगला है आपका, भारत का प्रथम आरक्षित वन कौन है? तो सतपुरा भारत का प्रथम आरक्षित वन है। नेक्स्ट है, पौधे और जंतु कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधे और जंतु पाए जाते हैं पानी या जंगल में। वन उन्मूलन से क्या क्या होता है? तो वन उन्मूलन से पृथ्वी पर ताप में वृद्धि होती है, प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है, मृदा का कटाव होता है, मृदा का कटाव। बाघ परियोजना को कब लागू किया गया था? तो 1 अप्रैल 1973 को बाघ परियोजना लागू हुआ था। संरक्षण का क्या अर्थ है? तो रक्षण, संरक्षण का मतलब रक्षा। वनों की कटाई का मुख्य उद्देश्य कृषि करना, घर और कारखानों का निर्माण, लकड़ी का उपयोग है वन कटाई का कारण। पृथ्वी के जो भाग सजीव पाए जाते हैं उसे कहते हैं जैव मंडल। पृथ्वी का जो भाग सजीव पाए जाते हैं उसे जैव मंडल कहते हैं। वन उन्मूलन किसके लिए बड़ा खतरा है? तो पौधे और जीव के लिए बड़ा खतरा है वन उन्मूलन, पौधे और जीव के लिए। कौन सा परितंत्र का हिस्सा है? तो सभी पेड़ पौधे, सभी प्राणी एवं सूक्ष्म जीव, अजैव घटक। सभी पेड़ पौधे, सभी प्राणी, सूक्ष्म जीव और अजैव घटक ये इकोसिस्टम का हिस्सा है। कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है वायुमंडल में। पौधे को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। पौधे को भोजन बनाने के लिए CO2 की आवश्यकता होती है। वनों को समाप्त करने को क्या कहते हैं? वन उन्मूलन कहते हैं वनों को समाप्त करना। जैव विविधता का अर्थ है पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव की प्रजातियाँ। जैव विविधता का अर्थ है पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव की प्रजातियाँ। पौधे व जंतु के लिए सुरक्षित क्षेत्र वन्य जंतु अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल सुरक्षित क्षेत्र है। वो विशाल आरक्षित क्षेत्र जहाँ पर्यावरण के संपूर्ण संगठक या संरक्षण हो उसे कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान। वह विशाल आरक्षित क्षेत्र जहाँ पर्यावरण के संपूर्ण संगठक व संरक्षण हो उसे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। कौन सा वन उन्मूलन का कारण नहीं है? तो वृक्षारोपण वन उन्मूलन का कारण नहीं है। प्रकृति आवास का वन्य प्राणी संरक्षण किया जाता है जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र से। प्रकृति आवास का वन्य प्राणी संरक्षण किया जाता है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र से। डैश भौम जल स्तर का निम्नीकरण का कारण है? तो वन उन्मूलन भौम जल स्तर के निम्नीकरण का कारण है। विश्व उष्ण के लिए उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, विश्व उष्ण के लिए उत्तरदायी CO2। वन उन्मूलन के लिए अस्थायी हल है पुनर्रोपण। वन उन्मूलन का अस्थायी हल है पुनर्रोपण। मरुस्थलीकरण के कारण कौन सा परिवर्तन हो सकता है? उपजाऊ जमीन का मरुस्थल में बदल जाना। मरुस्थलीकरण के कारण जो परिवर्तन हो सकता है वो उपजाऊ जमीन का मरुस्थल में बदल जाना।
वो क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं उसे अभयारण्य कहते हैं। वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं उसे अभयारण्य कहते हैं। रेड डाटा पुस्तक। रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, अब है चैप्टर 6 जो है जंतुओं में जनन। जनन वो प्रकार है जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेते हैं, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेते हैं उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। आनुवांशिक पदार्थ का विनिमय कब होता है? जब लैंगिक जनन के द्वारा। आनुवांशिक पदार्थ का विनिमय कब होता है? तो लैंगिक जनन द्वारा। द्विखंडन होता है अमीबा में द्विखंडन। हाइड्रा प्रजनन करता है मुकुलन द्वारा। हाइड्रा प्रजनन करता है मुकुलन द्वारा। किस जीव में बहुविखंडन होता है? तो अमीबा में बहुविखंडन होता है। नर व मादा में युग्मक की आवश्यकता क्यों पड़ती है? लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मक में आवश्यकता पड़ती है लैंगिक जनन के लिए। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मक से क्या बनता है? तो जाइगोट यानी युग्मनज बनता है। लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होता है तो वो निर्माण करती है युग्मनज को। लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती है तो युग्मनज का निर्माण करती है। इंग्लिश में उसी को जाइगोट बोलते हैं। अगला प्रश्न है, एक मिनट। नर युग्मक बनाते हैं शुक्राणु। नर युग्मक कहलाते हैं शुक्राणु। मानव शरीर में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है फैलोपियन ट्यूब में। लगता है कट गया है, एक मिनट। मानव शरीर में निषेचन जो है फैलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, और निषेचन के बाद युग्मनज विभाजित होकर बनता है भ्रूण। क्या बनता है? भ्रूण बनता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप निर्माण होता है युग्मनज का। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। निषेचन के प्रक्रम में स्त्री यानी माँ का संयोजन होता है अंडाणु। क्या होता है? अंडाणु। वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। वो निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। मादा जननांग क्या है? गर्भाशय मादा जननांग है। शुक्राणु कैसे होते हैं? तो बहुत सूक्ष्म होते हैं शुक्राणु, बहुत सूक्ष्म होते हैं। कोशिका के समान संघटक किस में पाए जाते हैं? तो शुक्राणु में कोशिका के समान संघटक पाए जाते हैं शुक्राणु में। निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है उसे आंतरिक कहते हैं। निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है उसे आंतरिक कहते हैं। भ्रूण की वो अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके उसे गर्भ कहते हैं। भ्रूण की वो अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो उसे गर्भ कहेंगे। जंतु में जनन की कितनी विधियां होती है? तो 2 विधियां होती हैं। जंतु में जनन की 2 विधियां होती है। अंडप्रजक जंतु कौन से नहीं है? तो बिल्ली अंडप्रजक जंतु नहीं है बिल्ली। जो जंतु सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं उसे जरायुज कहते हैं। जो सीधे शिशु को जन्म देंगे जरायुज होंगे। कोशिका के प्रत्येक भाग में जनन, केंद्रक और खंडन होता है। जनन, केंद्रक और खंडन। मानव भ्रूण का रोपण जो है वो गर्भाशय में होता है। मानव भ्रूण का रोपण कहाँ? गर्भाशय में। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है? हाइड्रा में। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा हाइड्रा में होता है। जाति का निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। एक ही जनक जो नए जीव को जन्म देगा उसे अलैंगिक कहेंगे। जंतुओं में निरंतरता के लिए आवश्यक है प्रजनन। जंतु में निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रजनन आवश्यक है। मादा युग्मनज और नर युग्मनज के संयोजन की विधि को निषेचन कहते हैं। मादा और नर युग्मनज के संयोजन की विधि को निषेचन कहते हैं। एक टैडपोल किस प्रकार का वयस्क होता है? तो कायांतरण होता है एक टैडपोल। एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रक की संख्या 1 होती है। एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या 1 होती है। किसमें बाह्य निषेचन होता है? तो मेढक। मेढक में बाह्य निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन मादा शरीर के अंदर होता है। कौन विखंडन विधि से जनन करने वाले जंतु नहीं है? तो हाइड्रा। हाइड्रा विखंडन विधि से जनन नहीं करता है। मुकुलन द्वारा जनन हाइड्रा में होता है। मुकुलन द्वारा। मनुष्य में मादा युग्मक कहलाता है अंडाणु। मादा में मनुष्य युग्मक अंडाणु कहलाता है। भ्रूण का निरंतर विकास गर्भाशय में होता है। आंतरिक निषेचन मुर्गा में होता है। आंतरिक निषेचन मुर्गा में। मुर्गे के अंडे को चूजा बनाने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है। चूजा बनने में 3 सप्ताह। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन इष्ट में होता है। हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसीलिए इस प्रकार के जनन को कहते हैं मुकुलन जनन। हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसीलिए इस प्रकार के जनन को कहते हैं मुकुलन जनन। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला चैप्टर आपका आ गया 7, किशोर अवस्था की ओर। किशोर अवस्था की ओर देखिए, चैप्टर नंबर 7 का नाम है
हार्मोन को सीधे रुधिर प्रवाह में निर्मोचित कौन सी ग्रंथि करती है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि। हार्मोन को सीधे रुधिर प्रवाह में निर्मोचित करती है अंतःस्रावी ग्रंथि। नालिका विहीन ग्रंथि किसे कहते हैं? तो अंतःस्रावी ग्रंथि को नालिका विहीन ग्रंथि भी कहते हैं। लैंगिक हार्मोन का स्रावन किस ग्रंथि से होता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि से लैंगिक हार्मोन का स्रावन होता है। मादा हार्मोन जो है एस्ट्रोजन, मादा हार्मोन है एस्ट्रोजन। नर हार्मोन आपका टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन आपका नर हार्मोन है। कौन सा हार्मोन लरो और उरो के नाम से जाना जाता है? तो एड्रेनलिन। एड्रेनलिन को लरो और उरो हार्मोन के नाम से जानते हैं। किस हार्मोन में अंडवाहिनी के परिवर्धन को पूर्ण करता है? तो एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन अंडवाहिनी के परिवर्धन को पूरा करता है। कौन हार्मोन एस्ट्रोजन के सहयोग कर स्तर वृद्धि करने में सहायता करता है? तो प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के सहयोग से स्तर वृद्धि करने में सहायक करता है। एस्ट्रोजन स्रावित होता है अंडाशय के द्वारा। एस्ट्रोजन स्रावित होता है अंडाशय द्वारा। पुरुष के वृषण से मुख्यतः कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। शरीर के वृद्धि के लिए प्रोटीन आवश्यक है। शरीर के वृद्धि के लिए प्रोटीन आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट और वसा की समान मात्रा में, कार्बोहाइड्रेट और वसा को अगर समान मात्रा में ले तो हमारे शरीर को ज़्यादा ऊर्जा किससे प्राप्त होगी? तो वसा से ज़्यादा प्राप्त होगी ऊर्जा। शक्कर ऊर्जा के लिए आवश्यक है वसा। शक्कर ऊर्जा के लिए आवश्यक है वसा। स्त्रियां में कौन सा गुणसूत्र होता है? तो 44 + XX, 44 + XX स्त्रियां गुणसूत्र होता है। और पुरुष में होता है 44 + X5 पुरुष में। स्त्री में गुणसूत्र होते हैं 2X, कितने? 2X। पुरुष में गुणसूत्र होते हैं एक X होता है और एक Y होता है। अनिषेचित अंडाणु में हमेशा गुणसूत्र एक होता है। अनिषेचित अंडाणु में हमेशा गुणसूत्र एक ही होता है। शुक्राणु में गुणसूत्र X और Y दोनों होता है। एक में X तथा दूसरे में Y होता है शुक्राणु गुणसूत्र में। जब X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करेगा तो युग्मक में गुणसूत्र होगा, यह मादा होगी, तो मादा होगी XX, है ना, और XY होगा तो पुरुष। जीवन की वो अवधि जब शरीर में परिवर्तन होते हैं जिससे प्रजनन परिपक्वता आती है उसे किशोर अवस्था कहते हैं। जीवन की वो अवधि जब शरीर में परिवर्तन होता है जिससे प्रजनन परिपक्वता आती है उसे किशोर अवस्था कहते हैं। किशोर अवस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में होने वाले परिवर्तन यौवना आरंभ कहलाता है। यौवना आरंभ कहलाता है। यौवना आरंभ के साथ वृषण स्वरूप हार्मोन स्रावित होता है, उसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन। एस्ट्रोजन क्या है? तो एक हार्मोन है एस्ट्रोजन। मेढक में थायराइड द्वारा स्रावित हार्मोन किसका नियमन करता है? तो थायरॉक्सिन का। मेढक में थायराइड द्वारा स्रावित हार्मोन थायरॉक्सिन का नियमन करता है। ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थ दूध, मांस, नट और दाल है। दूध, मांस, नट, दाल ये ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थ हैं। यौवना आरंभ वृद्धि का प्रारंभ किस में होता है? तो स्वर यंत्र और लैरिंक्स में। थायरॉक्सिन के उत्पादन के लिए जल में किसकी उपस्थिति आवश्यक है? आयोडीन की। थायरॉक्सिन के उत्पादन के लिए जल में आयोडीन की उपस्थिति जो है आवश्यक है। लौह प्रचुर खाद्य कौन सा है? लौह प्रचुर खाद्य पत्तेदार सब्जियां हो गया, गुड़, संतरा और आंवला। गुड़, संतरा, आंवला, पत्तेदार सब्जियां लौह प्रचुर खाद्य पदार्थ हैं। हार्मोन क्या है? तो रासायनिक पदार्थ है हार्मोन। शरीर में होने वाले परिवर्तन किस प्रक्रिया का भाग है? वृद्धि का। शरीर में होने वाले परिवर्तन वृद्धि का एक भाग है। संतुलित आहार का क्या अर्थ है? तो संतुलित आहार मतलब जिसमें प्रोटीन हो, वसा, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त हो। कार्बोहाइड्रेट। आयरन तत्व किसका निर्माण करता है? तो रुधिर का निर्माण करता है आयरन। क्या? रुधिर मतलब ब्लड का। मनुष्य की कोशिका के केंद्रक में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में, यानी 46 में होता है। अपने आप में संतुलित भोजन दूध है। अपने आप में दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। शिशु को किसके दूध से संतुलित भोजन मिलता है? तो माँ के दूध से। किस अवस्था में मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं? तो किशोर अवस्था में। मानव के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं किशोर अवस्था में। जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार कोशिकाएं गुणसूत्र की संरचना को कहते हैं। जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार कोशिका की संरचना को गुणसूत्र कहते हैं। HIV क्या है? तो वायरस है HIV वायरस है। थायराइड एवं एड्रेनल ग्रंथि किसके द्वारा स्रावित होता है? तो पीयूष से स्रावित होता है। किशोर अवस्था की उम्र है 11 से 19 वर्ष। किशोर अवस्था 11 से 19 वर्ष हो जाएगा। अब है अध्याय 8 बल तथा दाब के बारे में।
असंपर्क बल के उदाहरण हैं चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल। असंपर्क बल के उदाहरण हैं चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल। चुंबक के समान ध्रुव परस्पर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। चुंबक के समान ध्रुव परस्पर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और चुंबक के असमान ध्रुव के मध्य क्या होता है? आकर्षण होता है असमान के मध्य। पाचन प्रक्रिया में भोजन आहार नाल में आगे की ओर धकेला जाता है पेशीय बल द्वारा। पाचन प्रक्रिया में भोजन आहार नाल में आगे की ओर धकेला जाता है पेशीय बल द्वारा। पशु भी अपने शारीरिक क्रियाकलाप तथा अन्य कार्यों को करने के लिए कौन सा बल उपयोग करता है? तो पेशीय बल उपयोग करता है। पशु भी अपने शारीरिक क्रियाकलाप तथा अन्य कार्य को करने के लिए पेशीय बल का उपयोग करता है। बैल, घोड़े, गधे, ऊंट जैसे पशु हमारे लिए विभिन्न कार्य करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इन कार्य को करने के लिए पेशीय बल उपयोग करते हैं। बैल, घोड़े, गधे, ऊंट सभी पशु हमारे लिए विभिन्न कार्य करने के लिए उपयोग किए जाते हैं और इन कार्य को करने के लिए पेशीय बल का उपयोग करते हैं। चुंबक द्वारा किसी लोहे के टुकड़े पर लगाया गया बल असंपर्क बल होता है। क्या होता है? असंपर्क बल। स्थित वैद्युत बल उदाहरण है असंपर्क बल का। स्थित वैद्युत बल उदाहरण है असंपर्क बल का। विश्व में सभी वस्तुएं चाहे वो छोटी हो या बड़ी एक दूसरे के ऊपर बल लगाती है, उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। कील के नुकीले सिरे का क्षेत्रफल इसके शीर्ष की अपेक्षा कैसा होगा? कम होगा। कील के नुकीले सिरे का क्षेत्रफल इसके शीर्ष की अपेक्षा कम होगा। अभिकर्षण का क्या अर्थ है? खींचना। अभिकर्षण मतलब खींचना। अन्योन्य क्रिया के कारण उनके बीच में बल लगता है। क्या लगता है? बल। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर बल लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा धनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। वायु द्वारा लगाए गए बल को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। किस में दिशा और परिमाण दोनों होता है? तो संवेग। संवेग में दिशा और परिमाण दोनों होता है। किसका परिमाण और दिशा दोनों होता है? तो बल का परिमाण और दिशा दोनों होता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दो सतह के बीच संपर्क के कारण कौन सा बल उत्पन्न होता है? तो घर्षण उत्पन्न होता है। दो सतह के बीच संपर्क के कारण घर्षण बल उत्पन्न होता है। वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, गुरुत्व बल कहते हैं। वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, उसे गुरुत्व बल कहते हैं। कील के नुकीले सिरे को लकड़ी के तख्ते में ठोकने के लिए दाब उत्पन्न होता है। कील के नुकीले सिरे को लकड़ी के तख्ते में ठोकने के लिए दाब उत्पन्न होता है। हमारी मांसपेशियों में लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। हमारी मांसपेशियों में लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। पेशीय बल संपर्क बल होता है। किस बल के कारण नदियों में पानी नीचे की ओर बहता है? तो गुरुत्व के कारण। गुरुत्व बल के कारण नदियों में नीचे पानी की ओर बहता है। बल की प्रबलता मापी जाती है परिमाण से। बल की प्रबलता किससे मापी जाती है? परिमाण से। दो सतह के बीच संपर्क के कारण कौन सा बल उत्पन्न होता है? तो घर्षण। दो सतह के बीच संपर्क के कारण घर्षण बल उत्पन्न होता है। किसी वस्तु के संपर्क में होने पर कौन सा बल लगता है? तो पेशीय बल लगता है। किसी वस्तु के संपर्क में होने पर पेशीय बल लगता है। इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ पर लगने वाला गुरुत्वीय बल वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ पर लगने वाला गुरुत्व बल वायुमंडलीय दाब होता है। 17वीं शताब्दी में जर्मनी के किस वैज्ञानिक ने बर्तनों से वायु बाहर निकालने की एक पंप का आविष्कार किया? तो ऑटो वॉन गेरिक। ऑटो वॉन गेरिक जो थे वो 17वीं शताब्दी में जर्मनी के वैज्ञानिक थे। इन्होंने बर्तन से वायु बाहर निकालने का पंप आविष्कार किया था। ऑटो वॉन गेरिक। खिंचाव के कारण गति की अवस्था में परिवर्तन का उदाहरण है कुएं से रस्सी द्वारा बाल्टी खींचना। कुएं से रस्सी द्वारा बाल्टी खींचना। बच्चे द्वारा खिलौना गाड़ी को डोरी से खींचना। बच्चे द्वारा। अब है चैप्टर 9 जिसका नाम है घर्षण। लोटनिक, एस्थेटिक, शार्पिक घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले एस्थेटिक घर्षण, फिर शार्पिक, फिर लोटनिक। विज्ञान ने गैस द्रव को क्या नाम दिया? तरल कहा। गैस और द्रव को तरल कहा। बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है छत के पंखों में, साइकिल में, नाभी हब में। बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है छत के पंखों में, साइकिल में, नाभी हब में। हम किसी मशीन के गतिशील पुर्जों के बीच तेल, ग्रीस और ग्रेफाइट लगाते हैं। हम किसी मशीन के गतिशील पुर्जे के बीच तेल, ग्रीस और ग्रेफाइट लगाते हैं।
गति करने वाले वस्तुओं पर वायु कौन सा बल लगाती है? घर्षण बल। गति करने वाली वस्तु पर वायु घर्षण बल लगाती है। घर्षण बल सदैव गतिशील वस्तु की दिशा में विपरीत दिशा में होता है। घर्षण बल सदैव गतिशील वस्तु की किस दिशा में होता है? तो विपरीत दिशा में। तरल में कौन गति कर सकता है? तो तरल में मछली और पक्षी गति कर सकता है। मछली और पक्षी। जब कोई वस्तु गतिमान नहीं होती है तो घर्षण स्थैतिक घर्षण कहलाता है। स्थैतिक घर्षण कहलाता है। कौन कम घर्षण उत्पन्न करता है? तो लोटनी घर्षण कम घर्षण उत्पन्न करता है। घर्षण बल किस पर निर्भर करता है? वस्तु की आकृति, तरल की आकृति पर घर्षण बल निर्भर करता है। उसके बाद है, जब हम किसी मशीन का उपयोग करते हैं तो घर्षण से क्या उत्पन्न होने के कारण अत्यधिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है? तो ऊष्मा। जब हम किसी मशीन का उपयोग करते हैं तो घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण अत्यधिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। कौन से वाहन के टायर खांजेदार होते हैं? तो कारों के, ट्रक के और बुलडोजर के। कार, ट्रक और बुलडोजर के टायर खांजेदार होते हैं। कबड्डी वाले खिलाड़ी अपने पकड़ मजबूत करने के लिए अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं। क्या रगड़ते हैं? मिट्टी। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को कहते हैं लोटनिक घर्षण। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति लोटनिक प्रतिरोध के कारण लोटनिक घर्षण के प्रतिरोध को कहते हैं। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को लोटनिक घर्षण कहते हैं। तरल द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण कहते हैं। तरल द्वारा लगाए गए घर्षण बल को तरल कर्षण कहते हैं। अधिकांश मशीन में सरपन को डैश के उपयोग द्वारा लोटन में प्रतिस्थापित किया जाता है। तो बॉल बेयरिंग। अधिकांश मशीन में सरपन को डैश के उपयोग द्वारा लोटन में प्रतिस्थापित किया जाता है। बॉल बेयरिंग कहते हैं। कौन सी प्रक्रिया में ऊर्जा का क्षय होता है? तो घर्षण बल में ऊर्जा का क्षय होता है। घर्षण कम करने वाले पदार्थ को डैश कहते हैं? तो स्नेहक कहते हैं। घर्षण कम करने वाले पदार्थ को स्नेहक कहते हैं। घर्षण किस कारण से होता है? तो दो पृष्ठ की अनियमितताओं के कारण। दो पृष्ठ की अनियमितताओं के कारण घर्षण होता है। किस बल के कारण स्पर्श पर लुढ़कती हुई गेंद कुछ समय के बाद रुक जाती है? तो वो हो गया घर्षण बल। घर्षण बल के कारण फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद कुछ समय बाद रुक जाती है। टायर की तीलियों को खांजेदार बनाकर घर्षण किया जाता है अधिक। क्या किया जाता है? घर्षण को अधिक किया जाता है। घर्षण कम करने के लिए गतिशील पुर्जे के बीच उपयोग किया जाता है वायु की गद्दी। घर्षण कम करने के लिए गतिशील पुर्जों के बीच वायु की गद्दी का उपयोग किया जाता है। किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसके घर्षण की माप होती है सर्पी। किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील करने के लिए आवश्यक बल उसके घर्षण की माप होती है सर्पी। मशीन में बॉल बेयरिंग लगाने पर सर्पी घर्षण बल किस बल में परिवर्तित हो जाता है जिससे घर्षण का मान कम हो जाता है? तो लोटनिक घर्षण बल। मशीन में बॉल बेयरिंग लगाने पर सर्पी घर्षण बल लोटनिक घर्षण बल में परिवर्तित हो जाती है जिससे घर्षण का मान कम हो जाता है। घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन ट्राइबोलॉजी कहलाता है। घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन ट्राइबोलॉजी कहलाता है। अब है चैप्टर 10 जिसका नाम है ध्वनि। ध्वनि के संचरण के लिए आवश्यक माध्यम ठोस, द्रव और गैस अवस्था होना चाहिए। ठोस, द्रव और गैस तीनों होना चाहिए। ध्वनि गमन नहीं कर सकती है निर्वात में। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है। श्रव्य ध्वनि तरंगे मनुष्य किसके बीच की आवृत्ति वाली ध्वनि को सुन सकता है? तो मनुष्य 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि को सुन सकता है। 20 से 20,000। मानव मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग 0.1 सेकंड तक बनी रहती है। 0.1 सेकंड तक बनी रहती है। ध्वनि तरंग होता है अनुधार्य तरंग। ध्वनि अनुधार्य तरंग है। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है आवृत्ति का। अपसरय तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है अपसरय का। चमगादड़ अंधेरे में भोजन खोजने के लिए कौन सी तरंगें उत्सर्जित करता है? तो प्रासय तरंग को चमगादड़ उत्सर्जित करता है जिससे कि इससे भोजन खोजने में आसानी हो। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक मीटर होता है। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक मीटर। कर्ण किसके समान होती है? तो तनित रबर सीट के समान। तनित रबर सीट के समान कर्ण होती है। आवृत्ति ध्वनि की क्या निर्धारित करती है? तो तारतत्व और तीक्ष्णता को। आवृत्ति ध्वनि की तारतत्व और तीक्ष्णता को निर्धारित करती है। कंपन की आवृत्ति कम हो तो ध्वनि का तारतत्व कम होगा। क्या होगा? कम। अंतरकर्ण संकेतों को कहाँ भेजता है? मस्तिष्क में। अंतरकर्ण संकेतों को मस्तिष्क में भेजता है। ध्वनि करने वाले कंपन के आयाम समानुपाती होते हैं ध्वनि की प्रबलता। ध्वनि करने वाले कंपनों के आयाम ध्वनि की प्रबलता के समानुपाती होता है। कान के बाहरी भाग की आकृति कीप और फनल होती है। कीप और फनल।
मनुष्य के कंठ में वायु के निकलने के लिए संकीर्ण झिरी बना होता है। संकीर्ण झिरी कंठ में। किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को कंपन कहते हैं। किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर या फिर आगे पीछे होने वाली गति को कंपन कहते हैं। 20 हद से नीचे की ध्वनि तरंगों को कहते हैं जिसे मनुष्य सुन सकती है। 20 हद से नीचे की ध्वनि को अपसरा ध्वनि कहते हैं और इसे मनुष्य सुन सकता है, अपसरा ध्वनि को। कुत्ता एवं चमगादड़ कौन सी ध्वनि तरंगे को सुन सकते हैं? तो पार्श्व ध्वनि तरंगों को कुत्ता और चमगादड़ सुन सकते हैं, पार्श्व ध्वनि तरंगों को। किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को तीव्रता कहते हैं। किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। ध्वनि का वह लक्षण क्या है जिसके आधार पर समान प्रबलता एवं समान आवृत्ति की ध्वनियों के बीच अंतर किया जा सकता है? उसे गुणता कहते हैं। ध्वनि का वह लक्षण जिसके आधार पर समान प्रबलता एवं समान आवृत्ति की ध्वनि के बीच अंतर किया जाता है उसे गुणता कहते हैं। ध्वनि किसमें प्रवेश करती है? तो वह एक नालिका से गुजरती है जिससे सिरे पर एक पतली तनित झिल्ली होती है, कर्णपटल। ध्वनि प्रवेश करती है कर्णपटल में तो वह एक नालिका से गुजरती है जिसके सिरे पर एक पतली तनित झिल्ली होती है। ध्वनि की प्रबलता किस मात्रा को व्यक्त करता है? तो डेसिमल को। ध्वनि की प्रबलता डेसिमल को व्यक्त करता है। हर्ट्ज आवृत्ति जो है 1 दोलन प्रति सेकंड बराबर होती है, 1 दोलन प्रति सेकंड के बराबर। कंपन की आवृत्ति अधिक हो तो ध्वनि तीखी हो जाएगी। जब कंपन की आवृत्ति अधिक हो तो ध्वनि तीखी होगी। कर्णपटों को कौन कंपित करता है? तो ध्वनि के कंपन। कर्णपटों को ध्वनि के कंपन कंपित करते हैं। तबले की ध्वनि उत्पन्न करने वाला कंपायमान भाग तनित झिल्ली होता है। क्या होता है? तनित झिल्ली। कौन सी वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न करती है? तो कंपायमान वाली वस्तुएं। कंपायमान वाली वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न करती है। एक महिला की ध्वनि किसी पुरुष की अपेक्षा अधिक तीखी होती है। एक महिला की ध्वनि किसी पुरुष की अपेक्षा अधिक तीखी होती है। अपरी ध्वनि को स्वर ध्वनि कहते हैं। कौन सा ध्वनि की लाउडनेस या सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है? तो आयाम। आयाम जो है वो ध्वनि के लाउडनेस और सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है, आयाम। ध्वनि का तारतत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि का तारतत्व। जिस तरीके से मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान करता है उसे पिच कहते हैं। जिस तरीके से मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान करता है उसे पिच कहते हैं। किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हम ध्वनि तरंगों के विवर्तन के कारण सुनाई देती है। किसके कारण? विवर्तन के कारण। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के किसके वर्ग के समानुपाती होता है? तो आयाम के। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड इनवर्स होता है। 100 डेसिमल का प्रबलता स्तर संगत होता है यंत्र कर्णों के शोर से। 100 डेसिमल का प्रबलता स्तर संगत होता है यंत्र कर्णों के शोर से। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर 60 डेसिमल है। हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल कितना मीटर प्रति सेकंड है? तो 1269। हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल 1269 मीटर प्रति सेकंड होता है। लोहा में ध्वनि की चाल 5130 मीटर प्रति सेकंड होता है, लोहा में। जल में ध्वनि की चाल 1483 होता है, जल में 1483। एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल 6420 होता है, 6420 मीटर प्रति सेकंड। 2 उत्तरोत्तर श्रृंग और 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य। किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को टोन कहते हैं। अच्छा, ये गर्त और श्रृंग क्या होता है? तो ये आपने देखा होगा, ये इस तरीके से होता है ना, उसी में चैप्टर का नाम है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव को। इसमें क्या है कि सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि वह इलेक्ट्रोड जो समान मात्रा में कॉपर विलयन में घुल जाता है किस चीज़ का बना होता है? तो कॉपर विलयन में घुला होगा वो कॉपर का ही बना होगा, तांबे की प्लेट का बना होगा। वह इलेक्ट्रोड जो समान मात्रा में कॉपर विलयन में घुल जाता है वो किसका? कॉपर का बना होगा। संक्षारण तथा जंग से बचाने के लिए लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है। संक्षारण तथा जंग से बचाने के लिए लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं वो विद्युत का सुचालक होगा। विद्युत का सुचालक किसे कहते हैं? तो वैसा पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं वो विद्युत का सुचालक होगा।
और जिससे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होगा वो विद्युत का कुचालक होगा। जैसे कि लकड़ी। विद्युत धारा कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती है? तो चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। नेक्स्ट है, क्रोमियम किसका प्रतिरोध है? क्रोमियम किसका प्रतिरोध करता है? तो खरोंचों का। खरोंचों का प्रतिरोध करता है कौन? क्रोमियम। लवण के मुक्त होने के कारण कौन सा जल हीन चालक है? तो आसुत जल। आसुत जल जो है वो हीन चालक है। किसी चालक विलयन से विद्युत प्रवाहित होने पर कैसी अभिक्रिया होती है? तो किसी चालक विलयन से विद्युत प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रिया होगी। कैसी रासायनिक अभिक्रिया होगी? वायु विद्युत की डैश है, तो वायु विद्युत की अर्धचालक है। क्या है? अर्धचालक। प्राकृतिक रूप से मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है खनिज लवण। प्राकृतिक रूप से मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है खनिज लवण। कॉपर मतलब तांबा। बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित जिस ओर आकर्षित होता है उसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब है एलईडी। एलईडी एक फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी के साथ कितने तार जुड़े होते हैं? तो 2 तार जुड़े होते हैं एलईडी के साथ। एलईडी के साथ जो तार जुड़े होते हैं उन्हें लीड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लीड्स कहते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की निक्षेपित करने की प्रक्रिया विद्युत लेपन कहलाती है। विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की निक्षेपित करने की प्रक्रिया विद्युत लेपन कहलाती है। इलेक्ट्रोड पर किसके बुलबुले बन सकते हैं? तो गैस के बुलबुले इलेक्ट्रोड पर बन सकते हैं, गैस के। जिस कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह किस में नियोजित हो जाती है? तो कॉपर सल्फेट और सल्फेट में। जब कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो नियोजित हो जाती है कॉपर सल्फेट और सल्फेट में। एलईडी जोड़ते समय एक तार दूसरे की अपेक्षा कैसा होता है? लंबा होता है। एलईडी को जोड़ते समय एक तार दूसरे की अपेक्षा लंबा होगा। अगला प्रश्न है कि स्नानगृह की टोंटी, गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल, पहिए के रिम आदि पर किसका लेपन किया जाता है? तो क्रोमियम का लेपन किया जाता है। किसका? क्रोमियम का लेपन होता है। क्रोमियम कैसा दिखाई देता है? तो चमकदार दिखाई देता है क्रोमियम। लोहे के बने डिब्बे के ऊपर किसका विद्युत लेपन किया जाता है? तो टीन का। लोहे के बने डिब्बे के ऊपर टीन का विद्युत लेपन किया जाता है। लोहे में जंग लगना, इनमें से किसका समान उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा किस टर्मिनल को निरूपित करती है? तो धन टर्मिनल को। धन टर्मिनल को। विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा धन टर्मिनल को निरूपित करती है। विद्युत सेल के प्रतीक में छोटी और मोटी रेखा किस टर्मिनल को निरूपित करती है? तो ऋण टर्मिनल को। विद्युत सेल के प्रतीक में छोटी और मोटी रेखा ऋण टर्मिनल को निरूपित करती है। संयोजन तार किसकी बनी होती है? तो तांबे की बनी होगी संयोजन तार, तांबे की। बैटरी किसे कहते हैं? तो 2 या अधिक सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। 2 या अधिक सेलों के संयोजन को। फिलामेंट बल्ब में एक पतले तार को कहते हैं। फिलामेंट बल्ब में एक पतले तार को। और जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। किसका? टंगस्टन का बना होता है। विद्युत धारा के किस प्रभाव के कारण बल्ब का तंतु उच्च ताप तक गर्म होकर दीप्त हो जाता है? तो उष्मीय प्रभाव के कारण। विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के कारण बल्ब का जो तंतु होगा वो उच्च ताप पर गर्म होकर दीप्त हो जाता है। विद्युत धारा कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती है? तो चुंबकीय प्रभाव को विद्युत धारा उत्पन्न करती है। चुंबकीय प्रभाव को। विद्युत धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबंध करने वाले नियम को जूल का नियम कहते हैं। विद्युत धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबंध करने वाले नियम को क्या कहते हैं? जूल का नियम। कौन सा नियम विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव से संबंधित है? तो जूल का नियम विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव से संबंधित है। जूल का नियम। नेक्स्ट चैप्टर है अध्याय 12, कुछ प्रकृति परिघटनाएं। यह है कि पृथ्वी कई परतों में बटी हुई है। कौन सी परत भूस्पंदन के लिए उत्तरदायी है? तो पृथ्वी कई परत में बटी हुई है। जो भूस्पंदन के लिए उत्तरदायी है वो है हमारा भूपर्पटी। क्या है? भूपर्पटी। किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया भूसंपर्कन कहलाती है। किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को भूसंपर्कन कहते हैं। जब ऋणात्मक तथा धनात्मक आवेश मिलते हैं तो प्रकाश की चमकीली उत्पन्न होती है और इस प्रक्रिया को विद्युत विसर्जन कहते हैं। जब ऋणात्मक और धनात्मक आवेश मिलते हैं तो प्रकाश की चमकीली उत्पन्न होती है, इस प्रक्रिया को विद्युत विसर्जन कहते हैं।
भूकंप आने की संभावना कहाँ पर अधिक होती है? तो जहाँ प्लेटों की सीमाएं दुर्बल होती है। जहाँ प्लेट की सीमाएं दुर्बल होती है वहाँ भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। जब प्लास्टिक की रिफिल को पॉलीथीन के साथ रगड़ते हैं तो क्या अर्जित होता है? प्लास्टिक के रिफिल को पॉलीथीन के साथ रगड़ते हैं तो घर्षण अर्जित कर लेता है। घर्षण। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक होता है धन और एक होता है ऋण। धन और ऋण दो आवेश होते हैं। रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश को धनावेश कहते हैं। रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश को धनावेश कहते हैं। अगला प्रश्न है कि बादलों में आवेश के एकत्रित होने से पैदा होती है तड़ित। बादल में आवेश के एकत्रित होने से तड़ित पैदा होती है। सन 1752 में किस वैज्ञानिक ने यह दर्शाया कि तड़ित तथा आपके वस्त्रों में उत्पन्न चिंगारी वास्तव में एक बड़ी घटना है? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह दर्शाया 1752 में कि तड़ित तथा आपके वस्त्रों में उत्पन्न चिंगारी वास्तव में एक वही परिघटना है। जब आप प्लास्टिक के पैमानों को अपने सूखे बालों से रगड़ते हैं तो पैमाने कागज के छोटे छोटे टुकड़े को आकर्षित कर सकता है। क्या कर सकता है? आकर्षित। जब आप प्लास्टिक के पैमाने को अपने सूखे बाल से रगड़ते हैं तो पैमाने कागज के छोटे छोटे टुकड़े को अपने ओर आकर्षित करता है। जब आवेशित कांच की छड़ को पॉलीथीन से रगड़े गए आवेशित प्लास्टिक स्ट्रॉ के निकट लाते हैं तो दोनों के बीच क्या होता है? आकर्षण होता है। क्या होता है? आकर्षण। नेक्स्ट है गुजरात के भुज जिले में बड़ा भूकंप किस वर्ष आया था? तो 26 जनवरी 2001 को आया था गुजरात के भुज जिले में बड़ा भूकंप, 26 जनवरी 2001 को। अगला प्रश्न है कि जब ऋणात्मक और धनात्मक आवेश मिलते हैं तो प्रकाश की चमकीली धारियां ध्वनि उत्पन्न होती है और इस प्रक्रिया को विद्युत विसर्जन कहते हैं। जब ऋणात्मक और धनात्मक आवेश मिलते हैं तो प्रकाश की चमकीली धारियां उत्पन्न होती है, धारियां तथा ध्वनि उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को विद्युत विसर्जन कहते हैं। विद्यालय या भवन के ऊपर त्रिशूल आकार की धातु की पट्टी लगाई जाती है। उसे विद्युत विसर्जन से बचने के लिए लगाई जाती है। विद्यालय या भवन के ऊपर त्रिशूल की आकार की धातु की पट्टी लगाई जाती है विद्युत विसर्जन से बचने के लिए। अगला प्रश्न है कि कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर पैमाने पर मापते हैं। भूकंप मापी यंत्र है सिस्मोग्राफ। भूकंप मापने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ। त्वरित झंझावात के समय हमें क्या नहीं छूना चाहिए? तो टेलीफोन, विद्युत तार और धातु के पाइप। त्वरित झंझावात के समय हमें टेलीफोन, विद्युत तार और धातु के पाइप नहीं छूने चाहिए। त्वरित बिजली गिरने से सुरक्षा के लिए क्या करनी चाहिए? तो खुली जगह में घुटने के पास सिमट कर नीचे बैठ जाएं। त्वरित बिजली गिरने से सुरक्षा के लिए खुली जगह में घुटने के पास सिमट कर नीचे बैठना चाहिए। भूकंप प्लेटों की गतियां के कारण उत्पन्न होती है। जहां प्लेटों की सीमाएं दुर्बल हो जाती है इन दुर्बल क्षेत्र को भूकंपीय क्षेत्र या भ्रंश क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकंप क्षेत्र या भ्रंश क्षेत्र। अगला प्रश्न है 8 अक्टूबर 2005 को भारत में कहां पर भूकंप आया था? तो जम्मू कश्मीर के तंगधार में आया था। भूकंप किस कारण आते हैं? तो भूकंप पृथ्वी के प्लेटों की गति के कारण, पृथ्वी के प्लेट की गति के कारण उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने पर भूमिगत नाभिकीय विस्फोट के कारण भूकंप आते हैं। कांच को रेशम से रगड़ने पर रेशम कौन सा आवेश अर्जित करेगा? तो ऋण आवेश को अर्जित करेगा। कांच को रेशम से रगड़ने पर रेशम ऋण आवेश अर्जित करेगा। गरज वाले तूफान के बनते समय निचले किनारे पर संचित हो जाता है ऋण आवेश। गरज वाले तूफान के बनते समय निचले किनारे पर संचित हो जाता है ऋण आवेश। अगला है 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा 6 ओम हो जाएगा। समतुल्य प्रतिरोध कितना? 6 ओम हो जाएगा। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का 100 वाट और 220 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? तो 484 ओम हो जाएगा। 100 वाट या 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का जो प्रतिरोध होगा वो 484 ओम होगा। अगला सवाल है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डीसी यानी डायरेक्ट करंट बैटरी से। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है R बराबर VI। R बराबर VI। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति जनित्र कहलाती है। किसी निश्चित समय में किसी निश्चित प्रतिरोध वाले चालक में उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। किसी निश्चित समय में किसी निश्चित प्रतिरोध वाले
चालक में उत्पन्न धारा को क्या कहते हैं, वर्ग, वो जो होता है उसके वर्ग के समानुपाती होता है, ऊष्माका धारा। विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक वोल्ट है। विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। किसमें धन ऋण का चिन्ह अंकित नहीं होता है, तो प्रतिरोध में धन और ऋण का चिन्ह अंकित नहीं होगा प्रतिरोध में। कूलाम्ब के नियम के को क्या कहा जाता है, तो के समानुपाती नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं, समानुपाती नियतांक। जिन वस्तुओं को रगड़ने पर जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वो धनावेशित हो जाता है, धनावेशित। जिन वस्तु को रगड़ने पर जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो ऋणावेशित हो जाएगा, जो ग्रहण करेगा वो ऋणावेशित। चैप्टर लास्ट है आपका प्रकाश, 13 नंबर। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को कॉर्निया कहते हैं। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इसे कॉर्निया कहते हैं। कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम होगा, तो बैगनी के लिए अधिकतम होगा। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, रेटिना के पीछे। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, तो निकट दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनेगा। दृष्टि पटल रेटिना पर जो चित्र बनाता है वो वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है, वस्तु से छोटा और उल्टा। प्रावर्तन का नियम क्या होता है, तो आपतन कोण प्रावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रावर्तन का नियम आपतन कोण और प्रावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी किस तल में होता है, तो एक ही तल में होगा। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी एक ही तल पर होता है। रेटिना किससे बना होता है, तो अनेक तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है रेटिना। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं सूर्य के प्रकाश में। आइरिस में एक छोटा सा द्वार होता है, उसे पुतली कहते हैं। आइरिस में एक छोटा सा द्वार होगा, उसे पुतली कहेंगे। आपको आपके चारों ओर लगभग सभी वस्तुएं आपको किस कारण दिखाई देती है, तो परावर्तित प्रकाश के कारण। आपके चारों ओर की लगभग सभी वस्तुएं आपको किस कारण दिखाई देती है, तो परावर्तित प्रकाश के कारण। नेत्र की आकृति कैसी होती है, गोलाकार होती है। नेत्र की आकृति गोलाकार। रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर कब तक बना रहता है, तो 1/16 सेकंड तक बना रहता है। रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर 1/16 सेकंड तक बना रहता है। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाले प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाले प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। जब सभी समांतर किरण किसी समतल पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समांतर नहीं होती है तो उसे विसरित परावर्तन कहते हैं, विसरित परावर्तन। नेत्र के पारदर्शी अग्रभाग को कॉर्निया, स्वच्छ या मंडल कहते हैं। नेत्र के पारदर्शी भाग को कॉर्निया, स्वच्छ मंडल कहते हैं। चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन, नियमित परावर्तन। जो पिंड दूसरे वस्तुओं के प्रकाश से चमकता है उन्हें प्रदीप्त पिंड कहते हैं, प्रदीप्त पिंड। ब्रेल सिस्टम किससे संबंधित है, तो चक्षु विकृति युक्त व्यक्तियों से ब्रेल सिस्टम संबंधित है। मतलब जो आपके दृष्टिबाधित लोग होते हैं उनसे संबंधित होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान साइन आई बटा साइन आर होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान साइन आई बटा साइन आर। पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम परितारिका कहलाता है। पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम परितारिका। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस होता है मानव नेत्र में। नेत्र के समंजन क्षमता को जानने से उत्पन्न होता है जरा दृष्टि दोष। नेत्र के समंजन क्षमता को हो जाने से उत्पन्न होता है जरा दृष्टि दोष। जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन स्वच्छ मंडल कॉर्निया में होता है। किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला और पारदर्शी हो जाता है, तो मोतियाबिंद। मोतियाबिंद दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला और पारदर्शी हो जाता है। चम्मच का भीतरी पृष्ठ किस दर्पण की भांति कार्य करता है, तो अवतल दर्पण के कारण। चम्मच का भीतरी पृष्ठ किस दर्पण की भांति कार्य करता है, तो अवतल दर्पण के कारण। चम्मच का बाहरी पृष्ठ किस दर्पण की भांति कार्य करता है, तो उत्तल दर्पण का कारण। चम्मच का जो बाहरी पृष्ठ है वो उत्तल दर्पण। टॉर्च कार स्कूटर के अग्रदीप के परावर्तक पृष्ठ की आकृति अवतल होती है। टॉर्च कार और स्कूटर के अग्रदीप के जो परावर्तक पृष्ठ होते हैं उसकी आकृति अवतल होती है। किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है, इसे अवतल लेंस कहते हैं। किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है, इसे अवतल लेंस कहते हैं। एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवतल दर्पण।
किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है, अर्थात ग्रह का क्षेत्रफलीय चाल नियत रहता है। केपलर का इस नियम द्वितीय नियम से संबंधित है। किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है, अर्थात ग्रह का क्षेत्रफलीय चाल नियत रहती है। केपलर का द्वितीय नियम है। अगला है कि जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में विचरण करती है तो यह झुकती है अभिलंब से दूर और तीव्र गति में। अभिलंब से दूर और तीव्र गति में सबसे ज़्यादा घर्षण किसके मध्य होता है? तो ठोस ठोस वस्तुओं के मध्य सबसे ज़्यादा घर्षण होता है। ठोस ठोस वस्तुओं के मध्य। स्ट्रीट लैंप्स में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो उत्तल दर्पण स्ट्रीट लैंप्स में होता है। संबंधित माध्य युग के क्रांति कोण से अधिक आपतन कोण का सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण समग्र आंतरिक परावर्तन करती है। संबंधित माध्य युग के क्रांति कोण से संबंधित आपतन कोण का सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण समग्र आंतरिक परावर्तन करती है। अवतल लेंस की नाभिक की लंबाई ऋणात्मक होती है। कैसी ऋणात्मक? मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन पर। मरीज के पेट के अंदर परीक्षण करने हेतु डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन के कारण। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है दूरदृष्टि दोष। वस्तु को कहाँ पर रखा जाता है? तो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा, फोकस बिंदु पर। वस्तु को फोकस बिंदु पर रखा जाता है तब कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता है अभिसरण लेंस में। किसी सघन माध्यम में वो विशेष आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। किसी सघन माध्यम में वह विशेष आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो उसे क्रांतिक कोण कहेंगे। पानी से भरी बाल्टी में रखी छड़ किस कारण टेढ़ी दिखाई देगी? तो अपवर्तन के कारण टेढ़ी दिखाई देगी। उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं विपरीत दिशा में। उत्क्षेप बल और उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं विपरीत दिशा में। अब आपका आता है नेक्स्ट क्लास जो कि क्लास 9 है। इसे हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर वीडियो आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। बहुत सारा अभी बुक है जो हम आप लोगों के लिए लाने वाले हैं। अभी न्यू वाला लूसेंट भी आ चुका है, नया लूसेंट आपका आ चुका है, उसे भी हम करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बता दें आपका दृष्टि का नया बुक सब नया एडिशन कर देंगे हम। दृष्टि का जितना भी नया एडिशन है सारा हम करवा देंगे, इसलिए आप लोग चैनल से जुड़े रहें। हो सकेगा अगर टाइम रहेगा तो घटना चक्र को देखेंगे। वैसे हम घटना चक्र के बारे में अभी कंफर्म नहीं है, बट ये 2 बुक तो कंफर्म ही है। बाकी जितना भी इरुटेरिया का बिहार स्पेशल आया है, SPD करेंट अफेयर है और इरुटेरिया का करेंट अफेयर है जो कि टॉपिक वाइज उसका वीडियो थोड़ा सा बचा हुआ है, उसे भी कंप्लीट करके हम अपलोड कर ही देंगे। तो ये सारा वीडियो आपका अभी रेगुलर बैक टू बैक आने ही वाला है, तो आप लोग चैनल पे बने रहिएगा। और बहुत सारी वैकेंसी भी आई है, जम की तैयारी कीजिए। तो चलिए यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।